ओम श्री परमात्मने नमः। वेदांत दर्शन दूसरा अध्याय दूसरा पाद। अनेक प्रकार के दोष दिखाकर सांख्योक्त प्रधान कारणवाद का खंडन। पहले पाद में प्रधानता से अपने पक्ष में प्रतीत होने वाले समस्त दोषों का खंडन करके यह निश्चय कर दिया कि इस जगत का निमित्त और उपादान कारण परब्रह्म परमेश्वर ही है। अब दूसरों द्वारा प्रतिपादित जगत कारणों को स्वीकार करने में जो जो दोष आते हैं उनका दिग्दर्शन कराकर अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए दूसरा पाद आरंभ किया जाता है। इसमें प्रथम 10 सूत्रों द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि सांख्योक्त प्रधान को जगत का कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। पहला सूत्र, इसके सिवा जो केवल अनुमान है, वेदों द्वारा जिसकी ब्रह्म से पृथक सत्ता सिद्ध नहीं होती, वह प्रधान जगत का कारण नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकार की रचना संभव नहीं है। व्याख्या, प्रधान या प्रकृति को जगत का कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह जड़ है। कब कहां किस वस्तु की आवश्यकता है, इसका विचार जड़ प्रकृति नहीं कर सकती। अतः उसके द्वारा ऐसी विशिष्ट रचना नहीं प्रस्तुत की जा सकती जिससे किसी की आवश्यकता पूर्ण हो सके। इसके सिवा चेतनकर्ता की सहायता के बिना जड़ वस्तु स्वयं कुछ करने में समर्थ भी नहीं है। गृह, वस्त्र, भांति भांति के पात्र, हथियार और मशीन आदि जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, सबकी रचना बुद्धि युक्त कुशल कारीगर के द्वारा ही की जाती है। जड़ प्रकृति स्वयं उक्त वस्तुओं का निर्माण कर लेती हो, ऐसा दृष्टांत कहीं नहीं मिलता है। फिर जो पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि विविध एवं अद्भुत वस्तुओं से संपन्न है, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और तृण आदि से सुशोभित है, तथा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि आध्यात्मिक तत्वों से अलंकृत है, जिसके निर्माण कौशल की कल्पना बड़े बड़े बुद्धिमान, वैज्ञानिक तथा चतुर शिल्पी मन से भी नहीं कर पाते। उस विचित्र रचना चातुर्य युक्त अद्भुत जगत की सृष्टि भला जड़ प्रकृति कैसे कर सकती है। मिट्टी, पत्थर आदि जड़ पदार्थों में इस प्रकार अपने आप रचना करने की कोई शक्ति नहीं देखी जाती है। अतः किसी भी युक्ति से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि जड़ प्रधान इस जगत का कारण है। अब दूसरी युक्ति से प्रधान कारणवाद का खंडन करते हैं। दूसरा सूत्र, जगत की रचना के लिए जड़ प्रकृति का प्रवृत्त होना भी सिद्ध नहीं होता, इसलिए प्रधान इस जगत का कारण नहीं है। व्याख्या, जगत की रचना करना तो दूर रहा, रचना आदि कार्य के लिए जड़ प्रकृति में प्रवृत्ति का होना भी असंभव जान पड़ता है, क्योंकि साम्यावस्था में स्थित सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों का नाम प्रधान या प्रकृति है। उस जड़ प्रधान का बिना किसी चेतन की सहायता के सृष्टि कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रवृत्त होना कदापि संभव नहीं है। कोई भी जड़ पदार्थ चेतन का सहयोग प्राप्त हुए बिना कभी अपने आप किसी कार्य में प्रवृत्त होता हो, ऐसा नहीं देखा जाता है। अब पूर्व पक्षी के द्वारा दिए जाने वाले जल आदि के दृष्टांत में भी चेतन का सहयोग दिखलाकर उपर्युक्त बात की ही सिद्धि करते हैं। तीसरा सूत्र, यदि कहो दूध और जल की भांति जड़ प्रधान का सृष्टि रचना के लिए प्रवृत्त होना संभव है, तो उसमें भी चेतन का सहयोग है। अतः केवल जड़ में प्रवृत्ति न होने से उसके द्वारा जगत की रचना असंभव है। व्याख्या, यदि कहो कि जैसे अचेतन दूध बछड़े की पुष्टि के लिए अपने आप
गाय के थन में उतर आता है तथा चेतन जल लोगों के उपकार के लिए अपने आप नदी निर्जर आदि के रूप में बहता रहता है। उसी प्रकार जड़ प्रधान भी जगत की सृष्टि के कार्य में बिना चेतन के ही स्वयं प्रवृत्त हो सकता है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार रथ आदि अचेतन वस्तुएं बिना चेतन का सहयोग पाए संचरण आदि कार्यों में प्रवृत्त नहीं होती, उसी प्रकार थन में दूध उतरने और नदी निर्जर आदि के बहने में भी अव्यक्त चेतन की ही प्रेरणा काम करती है। यह सहज ही अनुमान किया जाता है। शास्त्र भी इस अनुमान का समर्थक है कि जो जल में रहने वाला है और उसके भीतर रहकर उसका नियमन करता है, और जैसे कि हे गार्गी इस अक्षर परमात्मा के ही प्रशासन में पूर्व वाहिनी तथा अन्य नदियां बहती हैं इत्यादि श्रुति वाक्यों से सिद्ध होता है कि समस्त जड़ वस्तुओं का अधिष्ठाता चेतन है। गाय के थन में जो दूध उतरता है उसमें भी चेतन गौ का वात्सल्य और चेतन बछड़े का चूसना कारण है। इसी प्रकार जल नीचे भूमि की ओर ही स्वभावतः बहता है। लोगों के उपकार के लिए वे स्वयं उठकर ऊंची भूमि पर नहीं चला जाता, परंतु चेतन पुरुष अपने प्रयत्न से उस जल के प्रवाह को जिधर चाहे मोड़ सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रवृत्ति में चेतन की अपेक्षा सर्वत्र देखी जाती है। इसलिए किसी भी युक्ति से जड़ प्रधान का स्वतः जगत की रचना में प्रवृत्त होना सिद्ध नहीं होता। अब प्रकारांतर से प्रधान कारणवाद का खंडन करते हैं। चौथा सूत्र, इसके सिवा सांख्य मत में प्रधान के सिवा दूसरा कोई उसकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का नियामक नहीं माना गया है। इसलिए और प्रधान को किसी की अपेक्षा नहीं है, इसलिए भी प्रधान कभी सृष्टि रूप में परिणित होता और कभी नहीं होता है। यह बात संभव नहीं जान पड़ती। व्याख्या, सांख्य मतावलंबियों की मान्यता के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रधान के सिवा दूसरा कोई कारण, प्रेरक या प्रवर्तक नहीं माना गया है। पुरुष उदासीन है, वे ना तो प्रधान का प्रवर्तक है न निवर्तक। प्रधान स्वयं भी अनपेक्ष है, वे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। ऐसी स्थिति में जड़ प्रधान कभी तो महतत्व आदि विकारों के रूप में परिणित होता है और कभी नहीं होता है। ये कैसे युक्ति संगत होगा? यदि जगत की उत्पत्ति करना उसका स्वभाव अथवा धर्म है, तब तो प्रलय के काल में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, और यदि स्वभाव नहीं है तो उत्पत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी। इस प्रकार कोई भी व्यवस्था न होने सकने के कारण प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता। तृण से दूध बनने की भांति प्रकृति से स्वभावतः जगत की उत्पत्ति होती है। इस कथन की असंगति दिखाते हुए कहते हैं, पांचवा सूत्र, दूसरे स्थान में वैसे परिणाम का अभाव है, इसलिए भी तृण आदि की भांति प्रधान का जगत के रूप में परिणित होना सिद्ध नहीं होता। व्याख्या, जो घास ब्याई हुई गौ द्वारा खाई जाती है उसी से दूध बनता है। वही घास यदि बैल या घोड़ों को खिला दी जाए या अन्यत्र रख दी जाए तो उससे दूध नहीं बनता। इस प्रकार अन्य स्थानों में घास आदि का वैसा परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट चेतन के सहयोग बिना जड़ प्रकृति जगत रूप में परिणित नहीं हो सकती। जैसे तृण आदि का दूध के रूप में परिणित होना तभी संभव होता है जब उसे व्याई हुई चेतन गौ के उदर में स्थित होने का अवसर मिलता है। प्रधान में जगत रचना की स्वाभाविक प्रवृत्ति मानना व्यर्थ है।
यह बताने के लिए कहती हैं। छठा सूत्र, अनुमान से प्रधान में सृष्टि रचना की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वीकार कर लेने पर भी कोई प्रयोजन न होने के कारण यह मान्यता व्यर्थ ही होगी। व्याख्या, यद्यपि चेतन की प्रेरणा के बिना जड़ प्रकृति का सृष्टि रचना आदि कार्य में प्रवृत्त होना नहीं बन सकता, तथापि यदि यह मान लिया जाए कि स्वभाव से ही प्रधान जगत की उत्पत्ति के कार्य में प्रवृत्त हो सकता है, तो इसके लिए कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता, क्योंकि सांख्य मत में माना गया है कि प्रधान की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ही होती है। परंतु उनकी मान्यता के अनुसार पुरुष असंग, चैतन्य मात्र, निष्क्रिय, निर्विकार, उदासीन, निर्मल तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। उसके लिए प्रकृति दर्शन रूप भोग तथा उससे विमुक्त होना रूप अपवर्ग दोनों की ही आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनका माना हुआ प्रयोजन व्यर्थ ही है। अतः प्रधान की लोक रचना के कार्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति मानना निरर्थक है। प्रकारांतर से सांख्य मत की मान्यता में दोष दिखाते हैं। सातवां सूत्र, यदि ऐसा कहो कि अंधे और पंगु पुरुषों तथा लोहो और चुंबक के संयोग की भांति प्रकृति पुरुष की समीपता ही प्रकृति को सृष्टि रचना में प्रवृत्त कर देती है, तो ऐसा मानने पर भी सांख्य सिद्धांत की सिद्धि नहीं होती। व्याख्या, जैसे पंगु और अंधे परस्पर मिल जाएं और अंधे के कंधे पर बैठकर पंगु उसे राह बताया करे, तो दोनों गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तथा लोहे और चुंबक का संयोग होने पर लोहे में क्रिया शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति का संयोग ही सृष्टि रचना का कारण है। पुरुष की समीपता मात्र से जड़ प्रकृति जगत की उत्पत्ति आदि के कार्य में प्रवृत्त हो जाती है। सांख्यवादियों की कही हुई यह बात मान ली जाए तो भी इससे सांख्य सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि पंगु और अंधे दोनों चेतन हैं। एक गमन शक्ति से रहित होने पर भी बौद्धिक आदि अन्य शक्तियों से संपन्न है। अंधा पुरुष देखने की शक्ति से हीन होने पर भी गमन एवं बुद्धि आदि की शक्ति से युक्त है। एक प्रेरणा देता है तो दूसरा उसे समझकर उसके अनुसार चलता है। अतः वहां भी चेतन का सहयोग स्पष्ट ही है। इसी प्रकार चुंबक और लोहे को एक दूसरे के समीप लाने के लिए एक तीसरे चेतन पुरुष की आवश्यकता होती है। चेतन के सहयोग बिना ना तो लोहा चुंबक के समीप जाएगा और ना उसमें क्रिया शक्ति उत्पन्न होगी। समीपता प्राप्त होने पर भी दोनों एक दूसरे से सट जाएंगे। लोहे में किसी प्रकार की आवश्यक क्रिया का संचार नहीं होगा। अतः ये दोनों दृष्टांत इसी बात की पुष्टि करते हैं कि चेतन की प्रेरणा होने से ही जड़ प्रधान सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। परंतु सांख्य मत में तो पुरुष असंग और उदासीन माना गया है, अतः वह प्रेरक नहीं हो सकता। इसलिए केवल जड़ प्रकृति के द्वारा जगत की उत्पत्ति किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकती। अब प्रधान कारणवाद के विरोध में दूसरी युक्ति देते हैं। आठवां सूत्र, सत्वादि गुणों के उत्कर्ष और अपकर्ष की सिद्धि ना होने के कारण भी केवल प्रधान इस जगत का कारण नहीं माना जा सकता। व्याख्या, पहले यह बताया गया है कि सांख्य मत में तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान है। यदि गुणों की यह साम्यावस्था स्वाभाविक मानी जाए तब तो कभी भी भंग ना होगी। अतएव गुणों में विषमता ना होने के कारण अंगांगी भाव की सिद्धि ना हो सकेगी, क्योंकि उन गुणों में ह्रास और वृद्धि होने पर भी बढ़े हुए गुण को अंगी
और घटे हुए गुण को अंग माना जाता है। यदि उन गुणों की विषमता, ह्रास वृद्धि को ही स्वाभाविक माना जाए, तब तो सदा जगत की सृष्टि का ही क्रम चलता रहेगा, प्रलय कभी होगा ही नहीं। यदि पुरुष की प्रेरणा से प्रकृति के गुणों में क्षोभ होना मान ले, तब तो पुरुष को असंग और निष्क्रिय मानना नहीं बन सकेगा। यदि परमेश्वर को प्रेरक माना जाए, तब तो यह ब्रह्म कारणवाद को ही स्वीकार करना होगा। इस प्रकार सांख्य मत के अनुसार गुणों का अंगांगी भाव सिद्ध न होने के कारण जड़ प्रधान को जगत का कारण मानना असंगत है। यदि अन्य प्रकार से गुणों की साम्यावस्था भंग होकर प्रकृति के द्वारा जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा मान लिया जाए तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं 9वां सूत्र, दूसरे प्रकार से साम्यावस्था भंग होने का अनुमान कर लेने पर भी प्रधान में ज्ञान शक्ति न होने के कारण ग्रह घटपट आदि की भांति बुद्धि पूर्वक रची जाने वाली वस्तुओं की उत्पत्ति उसके द्वारा नहीं हो सकती। व्याख्या, यदि गुणों की साम्यावस्था का भंग होना काल आदि अन्य निमित्तों से मान लिया जाए, तो भी प्रधान में ज्ञान शक्ति का अभाव तो है ही, इसलिए उसके द्वारा बुद्धि पूर्वक कोई रचना नहीं हो सकती। जैसे गृह, वस्त्र, घट आदि का निर्माण कोई समझदार चेतन करता ही कर सकता है, उसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंतर्गत असंख्य जीवों के छोटे बड़े विविध शरीर एवं अन्न आदि की बुद्धि पूर्वक होने वाली सृष्टि जड़ प्रकृति के द्वारा असंभव है। ऐसी रचना तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सनातन परमात्मा ही कर सकता है। अतः जड़ प्रकृति को जगत का कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। अब सांख्य दर्शन की असमीचीनता बताते हैं। 10वां सूत्र, परस्पर विरोधी बातों का वर्णन करने से भी सांख्य दर्शन समीचीन नहीं है। व्याख्या, सांख्य दर्शन में बहुत सी परस्पर विरुद्ध बातों का वर्णन पाया जाता है। जैसे पुरुष को असंग और निष्क्रिय मानना, फिर उसी को प्रकृति का दृष्टा और भोक्ता बताना, प्रकृति के साथ उसका संयोग कहना, प्रकृति को पुरुष के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली बताना, तथा प्रकृति और पुरुष के नित्य पार्थक्य के ज्ञान से दुख का अभाव ही मोक्ष है, ऐसा मुक्ति का स्वरूप मानना इत्यादि। इस कारण भी सांख्य दर्शन समीचीन अर्थात निर्दोष नहीं जान पड़ता है। उपर्युक्त 10 सूत्रों में सांख्य शास्त्र की समीक्षा की गई। अब वैशेषिकों के परमाणुवाद का खंडन करने के लिए उनकी मान्यता को असंगत बताते हुए दूसरा प्रकरण आरंभ करते हैं।